हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी बिजनेस फाइनेंस की यूनिट कैपिटल बस्टिंग, उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। कैपिटल बस्टिंग को हमने हमारे नोट्स से पढ़ लिया है, ठीक है जी। अब हम उसको पढ़ने वाले हैं हमारे दूसरे टाइपिंग नोट से, ठीक है जी। हैंड रिटन नोट से पढ़ लिया जी। कैपिटल बस्टिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो, कैपिटल बस्टिंग के बारे में हम लोगों ने मोटी मोटी जो चीजें जानी थी, ये क्या था, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन था, ठीक है। दूसरी बात, ये इरिवर्सेबल था। दूसरी बात, ये इन्वेस्टिंग डिसीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में भी कौन से, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, फिक्स सेट्स में। हाँ जी, कहता है देयर आर थ्री मेन डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम तीन डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टिंग लेते हैं, फाइनेंसिंग लेते हैं और डिविडेंड लेते हैं। तो कैपिटल बस्टिंग किस कौन से डिसीजन का पार्ट है, इन्वेस्टिंग डिसीजन का पार्ट है। इसका मतलब क्या है, जब आप प्लान करते हो कैपिटल असेट्स के लिए, तब आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो, तब आप कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हो, ठीक है। ये जो हमारा डिसीजन होता है, ये किससे रिगार्डिंग होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित होता है। यही बात हम लोगों ने ऊपर बोली कि जो हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है वो इरिवर्सेबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन से जुड़ा होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप क्या करते हो, कैपिटल असेट्स के लिए प्लानिंग करते हो या फिर फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस डिसीजन को आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हो, ठीक है। एक बात कल और हम लोगों ने पढ़ी थी, कैपिटल बस्टिंग वो डिसीजन होता है जिसका जो बेनिफिट है आपको एक्रू फॉर मोर देन 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन वो होता है जिसका बेनिफिट आपको एक से अधिक वर्षों तक मिलता है, उसको आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं। हाँ जी, कैपिटल बस्टिंग क्या है हमारे लिए, कैपिटल बस्टिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज कैपिटल आउटले। कैपिटल बस्टिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लंबे समय के लिए आप प्लानिंग करते हैं, किसके लिए, मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज कैपिटल आउटले, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हो तो उसको आप कहते हैं कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग रेफर्स टू द फर्म्स फॉर्मल प्रोसेस फॉर द एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, एक तो किसी चीज को एक्वायर करना, दूसरी बात इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना कैसा डिसीजन है, तो आप लोग कह देंगे जी कैपिटल बस्टिंग के अंतर्गत ये आता है। कैपिटल बस्टिंग रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, इवैल्यूएटिंग, सिलेक्टिंग एंड फॉलो ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अल्टरनेटिव्स। तो कैपिटल बस्टिंग रेफर्स टू द वो सारी की सारी प्रक्रिया जिसमें आप क्या करते हो, जनरेट करते हो, इवैल्यूएट करते हो, सिलेक्ट करते हो और फॉलो अप करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर अल्टरनेटिव्स को, उसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू जिसके द्वारा हम लोग एक बिजनेस कंसर्न क्या करता है, इवैल्यूएट का मतलब मूल्यांकन करता है द परचेज ऑफ वेरियस फिक्स्ड एसेट्स फॉर एक्सपेंशन रिप्लेसमेंट। ये क्या कहता है कि जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है हमारा, ठीक है, वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बिजनेस कंसर्न क्या करता है, इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, मूल्यांकन करता है, ठीक है। मूल्यांकन किस चीज का करना है, इवैल्यूएट किस चीज का करना है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को जो आप खरीद रहे हो उनका आपस में कंपैरिजन करके इवैल्यूएट करेगा। इसके लिए आप क्यों फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदोगे, एक्सपेंशन के लिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए, जो जो फिक्स्ड एसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो जो अल्टरनेट अवेलेबल होंगे, उनका आप लोग क्या करोगे, एक तरह से कंपैरिजन करोगे, ठीक है। कंपैरिजन करके ही आप क्या कर पाओगे, इवैल्यूएट कर पाओगे। तो कैपिटल बस्टिंग इज द प्लानिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच एड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर। तो कैपिटल बस्टिंग क्या हो गया, कैपिटल बस्टिंग हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्लानिंग करना जिसका बेनिफिट आपको लंबे सालों तक मिलेगा, वही डिसीजन क्या कहलाएगा, कैपिटल बस्टिंग कहलाएगा। हाँ जी, तो कैपिटल बस्टिंग क्या होगी, एक प्रोसेस होगी क्या करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसका डिसीजन क्या कहलाता है, कैपिटल बस्टिंग कहलाता है। एज पर द रिचर्ड एंड ग्रीन, कैपिटल बस्टिंग एज एक्वायरिंग इनपुट विद लॉन्ग टर्म रिटर्न। देखो, जिस चीज के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलने की उम्मीद हो, उस इनपुट के ऊपर लगाया गया
या किया गया एक्सपेंडिचर, वो क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग फिक्स असेट्स से सालों साल रिटर्न लेते हो, तो फिक्स असेट्स पर किया गया खर्चा ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, कैपिटल बजटिंग कहलाएगा। इसी वजह से इसको प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है। ठीक है जी। आगे जरूरत क्यों होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है फिक्स असेट्स में। देखो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, फिक्स असेट्स में काफी बड़ी मात्रा में फंड इन्वेस्ट करते हो, तो उसके लिए आपको कैपिटल बजटिंग क्या करनी पड़ेगी। जो फंड इन्वेस्टेड है वो परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, ब्लॉक हो जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे थे, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, कैन नॉट बी टेकन बैक, हेंस केयरफुल प्लानिंग इज नीडेड, इसलिए केयरफुल प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। इन लिए गए डिसीजन को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, ज्यादा फंड ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए आपको ये डिसीजन, कैपिटल बजटिंग वाला जो डिसीजन है, वो लेते समय काफी सारी सावधानी रखनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है, डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है। सम टाइम क्या होता है, पैसा ज्यादा ब्लॉक हो जाता है, रिटर्न आपको कम आती है, तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर नेशनल इंपॉर्टेंस, देखो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का भी तो होगा, क्योंकि अगर आप काफी बड़ी मात्रा में फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, काफी बड़ी मात्रा में फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो इससे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो उसके द्वारा, आपके द्वारा किया गया जो डिसीजन है ये, ठीक है, कैपिटल जो बजटिंग का जो डिसीजन है, वो अपने आप में इरिवर्सिबल है, और किसके महत्व का है, राष्ट्र के महत्व का भी ये डिसीजन माना जाता है। हाँ जी, जरूरत क्या क्या है, देखो आप कैपिटल बजटिंग का डिसीजन जो लेते हो, देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। आपने जो आज जो डिसीजन लोगे उसका लंबे समय पर, क्योंकि देखो कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैसा है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट भी कैसा पड़ेगा, लंबे समय वाला पड़ेगा। दूसरी बात है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तीसरा, अनडन नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल जिसको आप कहते हो, इरिवर्सिबल है, वापस नहीं लिया जा सकता, एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्पफुल है आपका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसका गोल रहता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पैसा लगाओगे तो यहाँ रिस्क भी होगा और अनिश्चितता भी बनी रहेगी। कॉम्प्लायंसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नेशनल इंपॉर्टेंस होगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो कौन सी इंपॉर्टेंस का होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस का होगा। अगली बात, अब कमियां क्या है, शॉर्ट टर्म में यूज नहीं कर सकते कैपिटल बजटिंग को, आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो आपने किसी मशीन में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है, तो जल्दी से जब तक इसमें गहरा लॉस ना लगे तब तक आप इसको इरिवर्सिबल नहीं कर सकते, तब तक आप इसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है, नॉट मॉडिफाई नहीं करते। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट मेक इट डिफिकल्ट इन दिस डिसीजन, देखो ना काफी इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के पैसे आपके पास पूरे नहीं है, तो इस डिसीजन को लेना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या इन्वॉल्व होती है, फंड की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, फंड की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, कैपिटल बजटिंग एडवांटेज एंड लिमिटेशन। कैपिटल बजटिंग में रिवॉल्व है, कैपिटल बजटिंग किसके सराउंडिंग घूमती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जिसमें क्या होता है, लार्ज इनफ्लो और आउटफ्लो मनी टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इट इज a process by which a company decides whether it should invest in a project or not। तो कैपिटल बजटिंग किसके सराउंडिंग घूमती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के सराउंडिंग घूमती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, पैसे का आना जाना, इनफ्लो आउटफ्लो होता है किसी भी फाइनेंस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। ये एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि वेदर टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये प्रोसेस कहाँ पे हमें सीखने को मिलती है, कैपिटल बजटिंग में सीखने को मिलती है। अब इसके फायदे क्या हैं, इससे आप क्या सीख सकते हो, रिस्क और उसका इफेक्ट सीख सकते हो, समझ सकते हो। डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में डिसीजन लेने में आपकी सहायता करता है। कई टेक्निक हम लोग कैपिटल बजटिंग की पढ़ चुके हैं और दोबारा भी पढ़ेंगे। मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल फैक्टर, तो ये क्या कहता है कि जब भी आप डिसीजन लेते हो इसमें सारे के सारे पॉसिबल फैक्टर को ध्यान में रखते हो। चूजिंग इन्वेस्टमेंट वाइजली, अब आप क्या करते हो, बहुत बुद्धिमत्ता से डिसीजन क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट को चूज करते हो। इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ एंड एडवांटेजेस इन द मार्केट, भी अगर आप शेयर होल्डर की वेल्थ इससे बढ़ती है, अगर आप क्या लेते हो,
कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन आपके द्वारा जो लिया गया था, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, बहुत बेटर लिया गया था। इससे क्या होगा, रिटर्न ज्यादा आएंगी, रिटर्न अच्छी आएगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा, मार्केट में फायदा होगा। एडिकेट कंट्रोल एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया जा सकता है। देखो अगर आप कैपिटल बस्टिंग प्रॉपर्ली करते हो तो आप अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या कर सकते हो, प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो। abstain from over or under investing, देखो प्रॉपर प्रोसेस से या फिर प्रॉपर तहकीकात करके इवैल्यूएशन करके आप कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन कर रहे हो, तो इससे ओवर और अंडर इन्वेस्टिंग का क्या हो जाएगा, अब्सटेन रुकावट आ जाएगी। ओवर और अंडर जो आपकी इन्वेस्टिंग है वो नहीं होगी। अब कमियां क्या है, ये डिसीजन किसके लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, इरिवर्सेबल है, ये कमी है। अनसर्टेन है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में फंड अप्लाई होता है, तो अनसर्टेनिटी है। इससे अनसर्टेनिटी से क्या होगा, लॉन्ग एप्लीकेबिलिटी भी हो सकती है। टेक्निक्स आर अज्यूम्ड नॉट रियल, टेक्निक सिर्फ अज्यूम की जाती है, रियल नहीं है। इंट्रोस्पेक्टिव इन नेचर ड्यू टू सब्जेक्टिव रिस्क एंड डिस्काउंटिंग, देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने पढ़ा था कि आईआरआर में तो होता ही नहीं, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आप अपने मैन मेड मानते हो, कोई प्रॉपर्ली क्या नहीं होता, कोई साइंटिफिक रीजन से कैलकुलेट नहीं होता, मतलब कोई पहले से गिवन नहीं होता। रॉन्ग डिसीजन से क्या होगा, लॉन्ग टर्म का इफेक्ट पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इज नॉट इजी, अब देखो इसके अगर आपने कोई बहुत बड़ी मात्रा में डिसीजन लेना है, देखिए आपने अभी पढ़ा है कि कैपिटल बस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी ह्यूज मात्रा में, यानी कि कौन सा फंड लगाते हो, बड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में फंड को इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो इसके ऐसा करने के लिए आप क्या चाहिए, स्किल प्रोफेशनल चाहिए, तो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। और ये वाला जो डिसीजन है कैसा रहता है, महंगा रहता है, एक्सपेंसिव रहता है। अब इसके प्रिंसिपल क्या है, कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल, कौन कौन से हैं, all the capital budgeting decisions are based on the incremental cash flows of the project are not on the accounting income generated by it। अब आपको यहाँ पर एक सवाल मिल गया पेपर में आने के लिए कि कैपिटल बस्टिंग जो डिसीजन होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो अकाउंटिंग इनकम जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट होते हैं या फिर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज पर होते हैं। तो आप लोग आंसर बना के आएंगे कि आपके जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज पर बेस्ड होते हैं। sunk cost are not considered in the analysis, sunk cost से जो कॉस्ट फंसी हुई होती है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इंपैक्ट करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट को और इवेंचुअली द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी को, वो फुली कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग द कैपिटल बस्टिंग। तो जो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहला प्रिंसिपल कैपिटल बस्टिंग का ये कहता है कि जो भी आप लोग बस्टिंग डिसीजन लेंगे वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज पर बेस्ड होंगे, ना कि अकाउंटिंग इनकम जो प्रोजेक्ट द्वारा जनरेट की गई है उस पर बेस्ड नहीं होंगे। दूसरी बात, संक कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। तीसरी बात, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं प्रोजेक्ट के ऊपर इंपैक्ट डालने वाले हैं, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर इंपैक्ट डालने वाले हैं, उन सब को फुली कंसीडरेशन करके हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सेकंड है, ऑल कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के क्या है इनफ्लोस है वो सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बेस्ड होने चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता है द कंपनी विल लॉस बाय इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट अंडर एनालिसिस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंट फॉर द मनी, वो मनी जो कंपनी एक प्रोजेक्ट को लगाने पर दूसरे का जो लॉस सहना पड़ेगा उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। These are the existing cash flows already generated by an assets of the company that will foregone if the project under analysis is undertaken। देखो जो प्रोजेक्ट से आप कमा सकते थे उस प्रोजेक्ट को अगर आपने नहीं इंप्लीमेंट किया, एनालिसिस नहीं किया, तो उसका आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। उसी नुकसान को या फिर कॉस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, द टाइमिंग ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द कैश फ्लोज इज इंपॉर्टेंट। जो टाइमिंग है कैश फ्लोज की वो क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। As per the time value of money concept, cash flow of the project received earlier has more value than the cash flows received later। देखो जो चीज आज आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है, कहता है टाइमिंग ऑफ द जो रिसीप्ट ऑफ द कैश फ्लो, जो कैश के प्राप्त होने की टाइमिंग है वो महत्वपूर्ण है। कहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट के मुताबिक कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट रिसीव्ड अर्लियर पहले मोर वैल्यूएबल रहता है देन रिसीव्ड बाद में रिसीव्ड हुए प्रोजेक्ट की कैश फ्लो की कंपैरिजन में जो आपको पहले प्राप्त हुआ इनफ्लोज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है जी, all the cash flows of the project should be analyzed on the after tax basis। जितने भी आपके कैश फ्लोज हैं वो किस पर बेस्ड होंगे,
after tax analysis based on the company should evaluate on those flows that they will keep. कंपनी को इवेल्युएट कर लेना चाहिए उन सारे के सारे कैश फ्लोज को जो कीप नोट दोज दैट दे विल पे टू द गवर्नमेंट। भी आपको उन फ्लोज का इवेल्युएट करना जो आपने खुद के पास रखने हैं, जो सरकार को पे करने हैं, उनका इवेल्युएशन नहीं करना। The financing cost pertaining to the project should not be considered while evaluating incremental cash flows। कहता है कि जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो आपने ध्यान में नहीं रखनी जब आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो इंक्रीमेंटल, इसका इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का जब आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएशन कर रहे हो, तब आपको क्या नहीं ध्यान रखनी, तब आपको फाइनेंसिंग कॉस्ट ध्यान में नहीं रखनी। This costs are already reflected in the project's required rate of return। ये प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड रेट ऑफ जो रिटर्न है उसमें ऑलरेडी क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो 5 प्रिंसिपल इसने बता दिए। 5 प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल ये था कि आप जितने भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हो वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के बेस पर लेते हो, मोटी-मोटी बात। दूसरी बात है कि जितने भी कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट है वो किस पर बेस्ड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। तीसरा बात है टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहती है, पहले प्राप्त हुआ फ्लोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू बाद में प्राप्त हुआ। ठीक है, आज जितने भी हम लोगों को फ्लोज लेने हैं, कैश फ्लोज लेने हैं, वो आफ्टर टैक्स बेसिस पर लेने हैं और उन्हीं फ्लोज का आपने क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। जो आपने अपने पास रखने हैं, जो सरकार को पे करने हैं, उनका इवैल्यूएशन नहीं करना। जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ठीक है, pertaining to a project should not be considered। आपने फाइनेंसिंग कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखना क्योंकि वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करती है इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, मेथड हमने दो तरह के मेथड पढ़े थे, एक ट्रेडिशनल पढ़े थे, एक टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटेड या फिर सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, या फिर आप लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, मेथड हो गई। ठीक है, जो ट्रेडिशनल उसमें दो आए थे, पे बैक आया था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आया था, एक और हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था जिसका नाम था पोस्ट पे बैक। पोस्ट पे बैक और पढ़ लिया था आपने। सेकंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न था, तीसरा पोस्ट पे बैक मेथड था। ठीक है, टाइम एडजस्टेड जो दूसरी हमारी मेथड्स है वो टाइम एडजस्टेड मेथड बोलते हैं, डिस्काउंटेड मेथड बोलते हैं, मॉडर्न मेथड बोलते हैं या फिर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स बोलते हैं। वो तीन थी हमारी, जिसको आपने पहला नाम दिया था नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी का नाम दिया था। दूसरी थी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको आपने आईआरआर का नाम दिया। तीसरी थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको आपने पीआई का नाम दिया था। ठीक है जी, इसको हम लोग वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स का कैपिटल बजटिंग इज अ टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। देखो अपन ने कल ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जो कैपिटल बजटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग कैपिटल बजटिंग टेक्निक को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को क्या कर पाओ, इवैल्यूएट कर पाओ और ये डिसाइड कर पाओ, आप ये डिसाइड कर पाओ कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना। These are utilized by entrepreneurs in deciding whether to invest in the particular project assets or not। दो तरह की टेक्निक है, डिस्काउंटेड है और नॉन डिस्काउंटेड है। नॉन डिस्काउंटेड को आपने मेरे साथ मिलकर क्या नाम दे दिया, ट्रेडिशनल का नाम दे दिया। ठीक है, इसको आपने मेरे साथ मिलकर क्या नाम दे दिया, मॉडर्न भी कह दिया, सोफिस्टिकेटेड भी कह दिया। और एक खास बात, इन दोनों में कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जो पहला नंबर है वो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये नोट कंसीडर और ये कंसीडर। ठीक है जी, इसमें तीन आई थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये किसका नाम है, दूसरा नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो का दूसरा नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ये आप लोगों ने ध्यान रखना। इसलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है जो, ठीक है, उसमें से माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो एनपीवी आ जाती है हमारी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव रेवेन्यू आर कैलकुलेटेड एंड एडेड। कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक बार जोड़ लेते हैं उसको। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज कैलकुलेटेड एंड द रेशियो ऑफ द सम दिस सम टू द इनिशियल आउटफ्लो इज सेम। ये क्या कहता है कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्यूचर कैश फ्लोज निकालते हैं और उसका जो पुराने वाला आउटले था, यानी कि इनिशियल स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, रेशियो बनाकर देखते हैं।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होती है जो पेरेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या कर देती है, बराबर कर देती है, उसको हम लोग आईआरआर कहते हैं। पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है जितने समय में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड हो जाए। पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है जितने समय में आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाए, उसको आप लोग पे बैक पीरियड कहते हैं। ठीक है, नो डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज कम्स इनटू प्ले। इट इज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एन इनिशियल आउटफ्लो इज कवर्ड। जितने समय में आपकी आरंभिक जो कैपिटल है वो इजीली अवेलेबल हो जाए, उसको पे बैक पीरियड कहते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेशियो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का और एवरेज इन्वेस्टमेंट के रेशियो को आप लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। हाँ जी, सबसे पहले पे बैक पीरियड वो पीरियड था जितने समय में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड हो जाए, उसको आप लोगों ने नाम दिया था पे बैक पीरियड कहा था। तो इसका फॉर्मूला आपने लिखा था, इसका फॉर्मूला आपने लिखा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कांस्टेंट कैश इनफ्लो, कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो। तो पेबैक पीरियड क्या होगा, कैश आउटले जो बाहर पैसा गया या फिर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बाय में एनुअल कैश इनफ्लो को आपने क्या कह दिया, पेबैक पीरियड कह दिया। तो एनुअल कैश फ्लो कैसे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। इसको मैंने आपको इस तरीके से निकाल के दिखा था, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। हाँ जी, इसने ऊपर बिफोर डेप्रिसिएशन पहले लिख दिया, आफ्टर टैक्स बाद में लिख दिया। The payback period is the traditional method of capital budgeting. It is the simplest and the perhaps the most widely used quantitative method for appraising capital expenditure decision. ठीक है, it is the number of year, वो साल जितने समय में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, उस पीरियड को आप लोगों ने पेबैक पीरियड का नाम दिया है। The first method can be applied when the cash flow after tax and before depreciation is uniform. आपको मैंने पहले पॉइंट में बताया कि कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो होना चाहिए। जब आपका कैश इनफ्लो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तब आप पिछले वाला मेथड अपना सकते हो। इस सिचुएशन में जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और 20,000 पे एक साल के आते हैं। ठीक है, तो 1 लाख तो आपका जो पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड है वो आ जाएगा 5 साल, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो 5 साल में पूरी हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो बाय में, सॉरी उल्टा लिख दिया इसमें, तो प्रॉफिट पे बैक पीरियड भी कैलकुलेटर, ये उल्टा लिख दिया फॉर्मूला, ये उल्टा फॉर्मूला आप इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने लिखा है कि इनिशियल कैश, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो ऊपर आएगी और कांस्टेंट कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो नीचे आएगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब ट्रेडिशनल मेथड का क्या फंडा है, ट्रेडिशनल मेथड ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। पहली बात, इसमें पे बैक पीरियड मेथड में ईच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर, हर इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखा जाता है। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल व्हिच हैज अ लिस्ट, जिसका कम पे बैक पीरियड होगा उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जितने जो प्रोजेक्ट आपका कम समय में पैसे पूरे कर दे उसको आप ज्यादा प्रॉफिटेबल मानेंगे। ठीक है, एक्चुअल इज लेस देन स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो, जब आप सोचते हो कि मेरे 5 साल में पैसे पूरे होंगे, तब तो हो गए 3 साल में। ठीक है, एक्चुअल कम है और स्टैंडर्ड ज्यादा है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को। अगर एक्चुअल में ज्यादा लगे, 5 साल लग जाए, 3 साल सोचे थे, तो आप क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। द प्रोजेक्ट विद लिस्ट पे बैक पीरियड इज लिस्ट पे बैक पीरियड इज प्रॉफिटेबल। देखो, जो प्रोजेक्ट आपका कम समय में पैसे पूरे करना होगा उस प्रोजेक्ट को आप प्रॉफिटेबल मानेंगे और उस प्रोजेक्ट को आप क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एडवांटेज क्या है इसके, this method is simple to understand and easy to calculate. Second, the payback period can be compared to break-even point at which the costs are fully recovered.
क्योंकि देखो पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है जितने समय में हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। जब हमारी रिवेन्यू और जब हमारी कॉस्ट क्या हो, बराबर हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो जो पे बैक पीरियड है आपका तुलना कर सकते हैं आप किसके साथ, ब्रेक इवन पॉइंट के साथ, क्योंकि एट विच द कॉस्ट आर फुली रिकवर्ड, द शॉर्टर द पे बैक पीरियड इज बेस्ट, जितना पे बैक पीरियड होगा उसको बेस्ट होगा। इट इज सिंपल बोथ इन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। कंसेप्ट भी सीखना आसान है, ट्राई करना भी आसान है, कैलकुलेट करना भी इजी है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड व्हिच डजंट रिक्वायर मच मोर टाइम, नहीं लेता एग्जीक्यूटिव को टाइम नहीं लगता, कंप्यूटर्स का कोई ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता, इजी कैलकुलेशन हो जाती है। इट इज ए मेथड फॉर डीलिंग विद रिस्क, रिस्क से डील करने के लिए एक मेथड है। It favor project which generate substantial cash inflows in earlier years and discriminates against project which brings substantial cash inflows later year। देखो ये उस प्रोजेक्ट को अहमियत देगा जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में क्या देगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। क्योंकि देखो ज्यादा प्रॉफिट से शुरू होगा, गिनती शुरू करो 1 2 3 4 ऐसे 10 तक चलो, 1 करो 10 9 8। देखो पहले प्रोजेक्ट में आप पैसे लेट पूरे हो रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में आपके पैसे आ रहे हैं जल्दी पूरे हो रहे हैं। स्टार्टिंग के सालों में जो ज्यादा पैसे देगा, जो प्रोजेक्ट ज्यादा पैसे देगा उसको ये महत्व देता है, फेवर कर, डिस्क्रिमिनेट करता है उस की जो बाद में ज्यादा रिटर्न देते हैं। द पेबैक पीरियड मेथड इज यूजफुल इन बिल्डिंग आउट अ रिस्की प्रोजेक्ट, हेल्पफुल। दिस इज ए मेथड ऑफ लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी का मेथड है। ये जोर देता है सिलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट विद द अर्लियर रिकवरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जल्दी रिकवरी करने के लिए इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। ये लिक्विडिटी को पूरे का मेथड है, क्योंकि ये पैसे को जल्दी पूरा करने का ध्यान देता है। अब इसकी कमियां क्या हैं? Ignore the time value of money. The most serious disadvantage of payback period is that it doesn't the time value of money consider नहीं करता। Cash flows received during the early year of a project get a higher weight than cash flow received in the later year. Two projects could have the same payback period, but one project generates more cash flows in the early year, whereas the other project has the higher cash flow in the later year. In this instance, payback period method doesn't provide a clear determination as to which project is to select। कहने का मतलब क्या है कि चाहे पैसा बाद में प्राप्त हो, चाहे पैसा पहले प्राप्त हो, स्टार्टिंग के सालों में प्राप्त हो, चाहे अंत के सालों में पैसे प्राप्त हो, ये वाला मेथड दोनों टाइम के पैसे को इक्वल मानता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पैसे की वैल्यू कम होती चली जाती है कंपैरिजन टू पिछले साल। ठीक है, जो चीज पहले पिछले साल 10,000 रुपए में आती थी, क्या आज वो 10,000 में आ रही है? नहीं, आज वो पैसे की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। इसी वजह से कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट का। तभी तो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कहते हैं कि पैसे की वैल्यू क्या रही, बराबर बनी रही। दूसरी बात है कि ये क्या करता है, जो पेबैक पीरियड के बाद के कैश फ्लोस है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये कहता है कि भैया अपने पैसे पूरे, अपनी दुकान बंद, चलो जिगर। For some project, the largest cash flow may not occur until after the payback period has ended। कहते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि जो लार्जेस्ट कैश फ्लोज होता है वो अगर नहीं होता जब तक आपका पेबैक पीरियड खत्म नहीं होता। These projects could have higher return on investment and may be preferable to project that have shorter payback times। भी ऐसा भी तो हो सकता है कि पेबैक पीरियड पूरा होते ही हायर रिटर्न उसके बाद आती हो, पर तो ये भाई ध्यान में नहीं रखता। ये तो कहते हैं कि अपने पैसे पूरे, चलो जिगर पे। प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है। Just because a project has a short payback period method doesn't mean that it is profitable। कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट जल्दी पूरे कर रहा है वो प्रॉफिटेबल होगा। If the cash flows and at the payback period are or drastically reduced, a project might never return a profit and therefore it would be an unwise investment। कहते हैं कि जो पैसे स्टार्टिंग में तो पैसे चल वो पूरे कर रहा है, पर तो हो सकता है कि उसके बाद उसका कैश फ्लो हो पेबैक पीरियड के बाद हो वो कम होता चला जाए, तो वो रिटर्न थोड़ी देगा। वो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा वो अनवाइज होगा, गैर बुद्धिमत्ता वाला डिसीजन होगा। Doesn't consider a project's return on investment। Some companies require capital investment to exceed a certain hurdle of rate of return। कहते हैं कुछ कंपनी को क्या चाहिए होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है exceed a certain hurdle of rate of return, otherwise the project is decline। देखो जो प्रोजेक्ट आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगा,
ठीक है, उसी को आप एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप क्या कर दोगे, डिक्लाइन कर दोगे। तो पे बैक मेथड है जो वो ध्यान में ही नहीं रखता, प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न को ध्यान में नहीं रखता। देखो आप उसी प्रोजेक्ट को अहमियत दोगे जो आपको क्या देगा, मैक्सिमम रिटर्न देगा। आपकी कॉस्ट कम पड़ रही होगी और आपकी रिटर्न क्या आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी, तब भी आप क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। परंतु जो पे बैक मेथड है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो आपने जो इसकी कमियां वो कौन कौन सी ध्यान में रखनी है, पहला नंबर ध्यान में रखने की टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। दूसरी बात है कि पे बैक पीरियड के बाद के जो इनफ्लोज है उसको भी ध्यान में नहीं रखता, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखता, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो प्रोजेक्ट के ऊपर उसको भी ध्यान में नहीं रखता। सेकंड मेथड हमारा आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इस मेथड को आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इज यूजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेदर देन कैश फ्लोज। ये वाला जो मेथड है इसमें हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट भी कौन सा लेते हैं, इनफ्लोज नहीं लेते, प्रॉफिट लेते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है इसी को आप लोग मेरे साथ मिलकर क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन को कंसीडर करता है, कैश फ्लोज को ध्यान में नहीं रखता। इसको आप लोगों ने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कह दिया। ये मेथड क्या करता है, कंसीडर करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंसीडर करता है, कैश फ्लोज को ध्यान में नहीं रखता। यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट लेंगे वो लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज कंसीडर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इसको ध्यान जाता है। तो जो आईआरआर मेथड एआरआर मेथड होता है वो रेशियो होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट एवरेज डेप्रिसिएशन, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा। हाँ जी, ये रहा हमारा फॉर्मूला, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आपको पता ही है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, नेट इन्वेस्टमेंट बाय +2। ठीक है, आपने इसमें मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था इसमें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सालवेज वैल्यू अपॉन 2 करके एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलेगी। अब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कैसे करोगे, अगर आपकी एआरआर कम है स्टैंडर्ड से तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर आपकी एआरआर ज्यादा है स्टैंडर्ड से तो एक्सेप्ट कर देंगे। आपा ने कहा था कि द मोर एआरआर विल बी मोर प्रेफरेबल, जिस प्रोजेक्ट की एआरआर क्या होगी, ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, उसको आप क्या करोगे, प्रेफर करोगे। ठीक है जी, तो वैसे हम लोगों ने पढ़ दिया, पे बैक पढ़ दिया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पढ़ दिया। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है, ये भी क्या है, इजी टू कैलकुलेट है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, पे बैक पीरियड की तरह। ये कंसीडर करता है टोटल प्रॉफिट और सेविंग ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि जो कमी पे बैक पीरियड में थी कि पे बैक पीरियड में पैसे पूरे होने के बाद के प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखता था, परंतु जो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है ये बाद के प्रॉफिट को भी ध्यान में रखता है। दिस मेथड रिकॉग्नाइज करता है कांसेप्ट ऑफ द नेट अर्निंग को मानता है। इसमें पिछले वाले में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने कैश फ्लो लिया था आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन लिया था, परंतु ये वाला जो कांसेप्ट है ये क्या करता है, नेट अर्निंग को लेता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। दिस इज अ वाइटल फैक्टर इन द अप्रेजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। This method facilitates the comparison of new project with that of the cost reducing project or other projects of the competitive nature। यानी कि ये वाला जो मेथड है आपको कंपैरिजन, तुलना की क्या देता है, पॉसिबिलिटीज देता है। ठीक है, आप पिछले प्रोजेक्ट से कर सकते हो, किसी फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट से तुलना कर सकते हो। ये वाला जो मेथड है क्लियर पिक्चर देता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की क्लियर पिक्चर देता है आपको। This method alone considers the accounting concept of the project for calculating rate of रिटर्न। सारे के सारे प्रोजेक्ट में से ये अकेला मेथड है जो अकाउंटिंग कांसेप्ट ऑफ द प्रॉफिट क्या करता है,
कंसीडर करता है। Accounting profit can be readily calculated from the accounting records. This method satisfy the interest of the owners since they are much interested in the return on investment. देखो सीधी सी बात है, ये वाला जो मेथड है किसका करता है, इंटरेस्ट ऑफ द ओनर होता है, जो मालिकों का जो हित होता है उसको सेटिस्फाई करता है। This method is useful to measure current performance of the firm. अगर आपने फर्म की करंट परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो आप कौन सा मेथड निकाल लेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। जितने पैसे, देखो सीधी सी बात है, क्या फंडा है इसमें, क्या कमा रहे हो और क्या लगाया था, ये लगाए थे और उसके ऊपर ये मिल रहा है, बस अगर ये मिल रहा बेटर है तो आप क्या कहेंगे कि ये वाला मेथड क्या है हमारा बेटर है, उसी प्रोजेक्ट को आप क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें कमियां क्या है, ये भी टाइम फैक्टर को इग्नोर करता है। जो इसमें प्राइमरी वीकनेस है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, selecting the alternative use of fund is that the time value of fund is ignored. ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है, इग्नोर करता है। अब फेयर रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर। देखो एआरआर के बिहाफ पर, ठीक है, हम लोग फेयर रेट ऑफ रिटर्न नहीं डिसाइड कर सकते, हाँ जी ये वाले रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगी, फेयर रहेगी। इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन होती है। This method doesn't consider the external factor को ध्यान में नहीं रखता जो इफेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट को। भाई ये वाला मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखता, फेयर रेट ऑफ रिटर्न नहीं मान सकते इसकी रेट ऑफ रिटर्न को। अगली बात, ये एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान में नहीं रखता जो इफेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट को। It doesn't taken into the consideration of the cash inflows which are more। देखो आपने पढ़ा था कि पेबैक पीरियड तो कैश इनफ्लोज की तरफ ध्यान देता था, तो ये पढ़ा, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ ध्यान देता है। तो इसकी कमी होगी कि किसको ध्यान में नहीं देता, कैश इनफ्लोस को ध्यान में नहीं देता, ये कमी होगी। ये इग्नोर करता है पीरियड इन व्हिच द प्रॉफिट आर अर्नड एज ए रेट 20% रेट ऑफ रिटर्न इंटरवल 10 ईयर मे बी कंसीडर टू बी बेटर देन 18 इयर्स रेट ऑफ रिटर्न टू बी 6 ईयर। ये क्या कहता है कि जो अपन ने पढ़ा कि इस मेथड के थ्रू अपन क्या कहते हैं, एआर बेटर है, तो उसका टाइम कितना है उसको ध्यान में नहीं रखता। अब 20% तो मिल रही है 10, परंतु रेट ऑफ रिटर्न 6 साल के मिल, ठीक है। दिस इज नॉट प्रॉपर बिकॉज लॉन्गर द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट ग्रेटर द रिस्क। देखो जितना जितना लंबा समय बढ़ेगा रिस्क भी तो उतना बढ़ेगा, रिस्क भी तो उतना बढ़ेगा, इस बात को ध्यान में नहीं रखता, टाइम को भी ध्यान नहीं रखता। ये वाला मेथड कैन नॉट अप्लाइड इन द सिचुएशन वेयर इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट टू बी मेड इन पार्ट्स। जब आपने टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी हो तब ये वाला मेथड आपका सुटेबल नहीं होता। This method doesn't consider the life period of the various investment, but average earning is calculated by taking life period of the investment। कहते हैं ये वाला जो मेथड है ये लाइफ पीरियड, पूरी लाइफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करता, परंतु एवरेज अर्निंग हम लोग निकाल लेते हैं लाइफ पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट से। एज ए रिजल्ट जो एवरेज इन्वेस्टमेंट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सेम भी हो सकती है, लाइफ पीरियड 4 ईयर और 6 कुछ भी हो सकता है, चाहे 4 साल हो चाहे 6 साल हो। It is not useful to evaluate the project where investment is made in 2 or more installment। जहाँ इंस्टॉलमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो आप वहां पर प्रोजेक्ट को क्या नहीं कर सकते, इवैल्यूएट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इवैल्यूएट नहीं कर सकते। हाँ जी, आगे आता है टाइम एडजस्टेड टेक्निक, या फिर आपने इसका नाम लिखा था सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, एक और नाम दिया था आपने मॉडल, जिसको नाम दिया एनपीवी आएगा, आईआरआर आएगा, पीआई आएगा। एनपीवी को आपने कहा था नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको कहा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको कहा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सबसे पहला था नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। पहली बात रिकॉग्नाइज करती है कि ए रुपी अर्नड टुडे इज मोर वैल्यू देन द, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करेगा तो इस बात का भी ये महत्व समझेगा कि जो रुपया आज कमाया है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू जो कल मिलेगा उसके कंपैरिजन में। इन दिस मेथड देखो अगर आगे जाके अगर हम लोग डिविडेंड चैप्टर पढ़ेंगे, डिविडेंड पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें गोल्डन ने क्या कहा है, गोल्डन ने कहा है ना कि जो आज मिलता है वो बेटर है कल मिल ज्यादा मिलने से।
तो वही ये बात करते हैं, यानी गॉर्डन का मॉडल भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है। इन दिस मेथड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इज कैलकुलेटेड, सबसे पहले कैश फ्लो की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन की जाएगी कैश फ्लोज के ऊपर, उसको डिस्काउंट किया जाएगा। इन दिस कैश इनफ्लोज आर कंपेयर किया जाएगा कैश आउटफ्लो से, जो डिफरेंस होगा वही एनपीवी होगा। The NPV, the net present value is one of the discounted cash flows और time adjusted technique, ये रिकॉग्नाइज करती है कैश फ्लोज को। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज वन ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज और टाइम एडजस्टेड टेक्निक, ये रिकॉग्नाइज करती है कैश फ्लोज स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड में आने वाले कैश फ्लोज को क्या करती है, पहचान करती है। And differ in value and can be computed only when they are expressed in the terms of common denominator at present value। तो कंपैरिजन आप क्या करते हो, कंपैरिजन का एक रूल होता है, कंपैरिजन लाइक वाइज होती है। लाइक वाइज का मतलब कहता है कि सेम चीज की सेम चीज से तुलना होती है। अब रुपए की तुलना आप एक की तो कर रहे हो महंगाई वाले रेट पर, एक कर रहे हो नॉर्मल रेट पर, ऐसा नहीं होगा। आप सबको क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आएंगे, जो उनकी फ्यूचर वैल्यू होगी उसको डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से, डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से क्या करके आओगे, प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आओगे, तभी आप क्या कर पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे। कहता है कि इफ एनपीवी इज मोर देन 0 तो दैट शुड बी एक्सेप्टेड। देखो सीधी सी बात है कि एनपीवी क्या है, 0 से ज्यादा है। अब 0 से ज्यादा कब होगी, जब वो पॉजिटिव होगी। अगर वो लेस देन 1 है तो आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एनपीवी का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होता है, एनपीवी होता है। This method can be used to select between mutually exclusive project also. Using NPV, the project with the highest NPV. The NPV would be ranked first and the project would be selected. The market value of the firm's share would increase if project with the positive NPV are accepted. तो इसके थ्रू आपने प्रोजेक्ट कैसे एक्सेप्ट करना है, आपने पढ़ा था ना कि प्रोजेक्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे। देखो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है और ज्यादा है, ठीक है, उसको रैंकिंग लगा देंगे। मान लीजिए पहला पे होगा, फिर सेकंड नंबर पे होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रैंकिंग लगाकर पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट करते हो तो इससे फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और शेयर होल्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एडवांटेज क्या है, इसमें सारे का सारा कैश फ्लो वो कंसीडर किया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखा जाता है, इट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को भी ध्यान में रखता है। ये इसके फायदे हैं। कमियां क्या है, ये इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है। देखो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना इट्स अ टिपिकल टास्क, इसमें फोरकास्टिंग कैश फ्लो और एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट रेट इन्वॉल्व है। क्योंकि देखो आप डिस्काउंट मान के चलो 10%, मैं मान के चलो 12%, तो ये तो पर्सनल बाइजनेस आ गई ना, और इसकी कैलकुलेशन करनी भी क्या है, हैंड से नहीं होती, थ्रू द कैलकुलेटर करनी पड़ेगी। तो इसमें शामिल है फोरकास्टिंग कैश फ्लोज एंड एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, ठीक है जी। हाँ जी, यहां तक की चीजें समझ में आई, हाँ जी, यहां तक की चीजें समझ में आई।